हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज का हमारा टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर हम जिस चीज़ को कवर करने वाले हैं उसका नाम है कस्टम यूनियन और ज़ोलवेरियन। तो इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले क्या हम लोगों ने देखा है, दैट मीन्स कि इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखो, हम लोगों को पता है कि जो लिबरलाइजेशन का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम की बात की जाए, जो लिबर का मतलब होता है, सो फ्रीडम मतलब किसी छोटे बच्चे के लिए फ्रीडम का मतलब क्या होगा कि उसे खेलने दिया जाए, जो करना है, जैसे करना है, जिस तरीके से खेलना है खेलने दिया जाए। दैट मीन्स कि उसे खेलना इंपॉर्टेंट है, प्ले, ठीक है, गेम खेलना। सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा कोई बच्चा बड़ा है उसके लिए फ्रीडम का मतलब क्या होगा? उसके लिए फ्रीडम का मतलब हो सकता है शायद उसे बाहर घूमना पसंद है तो घूमने दिया जाए। किसी और के लिए अगर मैं बात करूँ, स्पेशली आपके फादर के लिए, तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या हो सकता है? उनके लिए फ्रीडम का मतलब ये हो सकता है कि आज ऑफिस से छुट्टी, दिन भर घर पे रहूँ मैं और बॉस का कोई लोड नहीं हो, प्रेशर नहीं हो, इस तरीके से काम हो सकता है। वहीं अगर आपकी मैं मदर की बात करूँ और अगर वो हाउस वाइफ है तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या होगा? आज बिल्कुल घर पे आराम है, छुट्टी है, कुछ भी नहीं करना है, खाना मुझे बनाना नहीं है। दैट मीन्स कि फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग है, ठीक है। सो एग्जैक्टली जो होता है ना, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बात करें तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के अंदर क्या होता है, फ्रीडम का मतलब स्पेशली विदाउट रिस्ट्रिक्शन, किस चीज़ का? कैपिटल्स का एंड गुड्स का विदाउट रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट हो सके, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कैपिटल्स भी जा सके, गुड्स भी जा सके और साथ साथ में मेंस भी जा सके। इस तरीके से जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना होता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ऑफ लिबरलिज्म। ये चीज़ होती है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं स्पेशली जर्मनी के अंदर क्या था, नेपोलियन के टाइम पीरियड में नेपोलियन ने एक स्पेशली कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स मतलब 39 स्टेट्स का एक ग्रुप था जो नेपोलियन ने बना रखा था। और उस ग्रुप के अंदर सिचुएशंस क्या थी, अगर आप मेरे पीछे अगर मैप देखोगे, जर्मनी का मैप दिख रहा होगा, इस जर्मनी के मैप में आपको देखो जरा दो प्लेस दिख रहे होंगे और दोनों मैंने एक को रेड कलर से और एक को ब्लैक कलर में बता रखा है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाला प्लेस देखोगे उसका नाम है हैम्बर्ग और नीचे वाला जो है उसका नाम है न्यूरेमबर्ग, ठीक है। ये दो प्लेस है और इन दोनों का नाम है हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग। तो जर्मनी के अंदर क्या था, 1834 के अंदर अगर फॉर एग्जांपल किसी मर्चेंट को एक प्लेस से कुछ गुड्स लेके किसी दूसरे प्लेस तक जाना है, मतलब एक जगह से उसे दूसरी जगह पे जाना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी? उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि उसे 11 जगह पे टैक्स पे करना होता था। दैट मीन्स कि टैक्स बैरियर आते थे, 11 जगह टैक्स पे करना होता था। सेकेंड नंबर पे टैक्स कितना पे करना होता था? तो वो होता था 5%, जितने का गुड्स है उसका 5% उसे टैक्स के फॉर्म में पे करना होता था। और थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एक और ये थी कि यहाँ पे जो मेजरिंग यूनिट था और इवन जो कैलकुलेशन जो यूनिट था ये भी अलग अलग था, मतलब हर एक एरिया की अपनी अलग अलग मेजरिंग यूनिट थी और साथ साथ में करेंसी भी अलग है। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब देखो जरा हमारे इंडिया में आज की तारीख में अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा, अगर हम बात करें कोई पर्सन दिल्ली का है और उसे दिल्ली से अगर आना है बॉम्बे, आ सकता है फ्री, कोई टेंशन उसे को रोकेगा नहीं, आराम से दिल्ली से वो कहाँ आ सकता है, किसी भी प्लेस में, मतलब अगर मुंबई आना तो मुंबई आ सकता है। अच्छा, अगर कोई बंदा, कोई पर्सन मुंबई में बिलोंग करता है, मुंबई रहने वाला है, बॉम्बे का रहने वाला और उसे जाना है पटना के अंदर, इजीली जा सकता है, कोई उसे रुकने वाला नहीं है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ कोई पर्सन अगर इंदौर का है और उस इंदौर से अगर नागपुर जाना है, इजीली जा सकता है। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए। पर पहले क्या होता था, क्योंकि पहले जो एरिया था ना वहाँ पे अलग अलग राजा रूल करते थे। देखो हमारे यहाँ पे इंडिया पे एक ही गवर्नमेंट रूल कर रही है। अब सोचो जरा, अगर मुझे यहाँ से इंडिया की अगर मैं बात करूँ, मुझे दिल्ली से जाना है न्यूयॉर्क जाना है, या मुझे दिल्ली से जाना है लाहौर ही जाना है, चलो ठीक है पाकिस्तान ही जाना है, पाकिस्तान में लाहौर जाना है। अब सोचो जरा, क्या जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते बेटा, हम लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि अगर हमें लाहौर भी जाना हो या हमें न्यूयॉर्क जाना हो या हमें कहीं भी जाना हो, हम लोगों को क्या करना पड़ेगी? हम लोगों को उनकी परमिशन लेना पड़ेगी। लाहौर आने के लिए, लाहौर से आने के लिए हमें किसकी परमिशन लेना पड़ेगी? पाकिस्तान की परमिशन लेना पड़ेगी कि क्या हम लाहौर आ जाए,
या अगर मुझे अमेरिका जाना है तो किसकी परमिशन लेना पड़ेगी? तब मुझे अगर अमेरिका जाना है, स्पेशली न्यूयॉर्क में, तो अमेरिका की परमिशन लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस पूरे एरिया पे किसका रूल चल रहा है? अमेरिका का रूल। दैट मीन्स कि जिस एरिया पे जिस कंट्री का रूल है या जिस राजा का रूल है उसकी परमिशन की रिक्वायरमेंट होती थी। तो पहले भी तो ऐसा ही था, पहले भी सेम चीज़ थी। पहले बहुत सारे राजा थे, तो हर एरिया के छोटे छोटे अपने अपने राजा, और उस एरिया में आने के लिए क्या लेना पड़ती थी? हमको परमिशन लेना पड़ती थी। अब प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, ये वीडियो मेरा जो है कस्टम यूनियन सॉल्वर का डिटेल वीडियो है। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने इसको ट्रिक से समझाया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहें तो वो देखिए, वो बिल्कुल शायद 5 मिनट का होगा। ये पूरा डिटेल वीडियो है ताकि मैं आपको यहाँ पे टॉपिक पूरा क्लियर करूँ, ठीक है। अब मैंने ये 2 प्लेस के नाम बताए थे, कौन से? हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो जरा, कोई मर्चेंट है, और मर्चेंट मतलब कोई बिजनेसमैन है, और उसने कुछ गुड्स खरीदा, गुड्स खरीद के वो बेचेगा। अब गुड्स उसने कहाँ से खरीदा? तो फॉर एग्जाम्पल न्यूरेमबर्ग से वो गुड्स खरीदता है। हैम्बर्ग का हैम्बर्ग का आदमी कहाँ जाता है? न्यूरेमबर्ग जाता है, और वहाँ से कोई गुड्स खरीदता है, और गुड्स खरीद के कहाँ पे आएगा? वापस अपने घर आएगा। दैट मीन्स कि हैम्बर्ग आएगा। अब हैम्बर्ग आने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? 11 जगह टैक्स बैरियर आ गए, और हर जगह कितना टैक्स पे करना पड़ता है? 5%। तो देखो कैलकुलेट करते हैं हम जरा। फॉर एग्जाम्पल उसने 1000 रुपये का सामान लिया, कितने का? अभी एग्जाम्पल देते हैं, करेंसी हमारी मान लेते हैं, ठीक है। 1000 रुपीज़ का उसने कोई आइटम परचेस कर रहा है, कहाँ से? न्यूरेमबर्ग से। 1000 रुपये का आइटम लिया है, पहली जगह पे आया, एक टैक्स बैरियर आया, उसे वहाँ पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 5%, ठीक है। अब जरा 1000 रुपये का 5% निकालो, जरा कितना होता है? कैलकुलेट करो जरा, 1000 रुपये का 5% निकालना आपको। हाँ, 1000 रुपीज़ का 5% कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़। पहली जगह पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 50 रुपीज़ का, ठीक है। सेकंड प्लेस फिर आया, सेकंड प्लेस है, उसका नाम क्या है? जो भी प्लेस है, ठीक है। सेकंड प्लेस में फिर उससे टैक्स बैरियर आया, अब कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? फिर 5%। गुड्स कितने का था? सामान कितने का खरीदा था? 1000 रुपये का। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 5%। अब कितने दे दिए इसको? फिर 50 रुपये दे दिए, तो कितने हो गए टोटल? अभी तक हम 2 जगह 100 रुपये दे चुके हैं। तीसरी जगह आया, तीसरी जगह फिर 50 रुपये पे करना है। कितना दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे? फिर 50 रुपये पे किए, तो कितना हो गया? 150 रुपीज़। फोर्थ, चौथी जगह फिर आया, वहाँ भी टैक्स पे कर रहा। इस तरीके से 11 जगह टैक्स पे करेगा। तो कितना रुपया हमें टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा? हर एक जगह अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 50 रुपीज़ हम लोग टैक्स के फॉर्म में देंगे। तो लगभग 1000 रुपये के गुड्स पे मैंने 550 रुपये का टैक्स दे चुका हूँ। आप सोचो जरा, जो 1000 रुपये का गुड्स मैंने खरीदा था उस पर मैंने आधे से ज़्यादा तो और टैक्स पे कर दिया। मतलब मुझे कितना महंगा मिल गया ये गुड्स, कितना ज़्यादा रेट में पड़ा। अब इसे मुझे कम से कम 1500 से कम, मतलब अब 1550 से तो मैं कम में दे ही नहीं सकता। इवन इतनी जगह मैंने टैक्स पे किया है, तो इससे तो मैं और ज़्यादा रेट में दूंगा। तो ये जो होते हैं इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल, मतलब इतना ज़्यादा टैक्स पे करने के कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं बिजनेस में प्रॉब्लम आती है। हर कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होगी। सेकेंड नंबर की प्रॉब्लम क्या आती है? करेंसी की। अब सोचो जरा, यहाँ पे हर एक एरिया की अलग अलग करेंसी, ठीक है। जो मैंने आपको 2 प्लेस बताया था ना, कौन से? हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग। हम यही का एग्जांपल लेते हैं। इन दोनों के बीच की जो करेक्ट एक्यूरेट डिस्टेंस है वो कितनी है? 606 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे सभी एरिया की करेंसी भी अलग अलग है। तो करेंसी अलग होने से क्या होता है? हर एक एरिया की करेंसी अलग है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हमारे पास वो करेंसी होना चाहिए। अब इसको समझो जरा इस तरीके से। अगर मानो जरा इंडिया के हर एक स्टेट में अलग अलग करेंसी, मध्य प्रदेश में अलग करेंसी, अगर मैं आगे बात करता हूँ कहाँ पे, महाराष्ट्र में अलग करेंसी, उत्तर प्रदेश में अलग करेंसी, बिहार में अलग करेंसी, झारखंड में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग, फिर अगर मैं बात करूँ दिल्ली में अलग है, पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग, तमिलनाडु में अलग, फिर अगर नीचे बात करता हूँ केरल में अलग। अगर हर जगह अलग अलग करेंसी है तो होगा क्या इससे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी कि अगर कोई मध्य प्रदेश का पर्सन महाराष्ट्र जाएगा तो उसे वहाँ पे अलग करेंसी में पे करना पड़ेगा। गुजरात का कोई आदमी अगर मध्य प्रदेश आएगा तो उसे फिर अलग करेंसी में पे करना पड़ेगा, या फिर करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू बराबर करना पड़ेगी ना, नहीं तो हर आदमी यही बोलेगा कि मेरी करेंसी के पैसे ज़्यादा, तेरी करेंसी तो कम है। तो ये जो प्रॉब्लम होगी, इसमें क्या होगा? इसको कैलकुलेट करने में टाइम कंज्यूमिंग होता है, और यही टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, इस स्टेट के अंदर। वहीं अगर थर्ड नंबर की मैं प्रॉब्लम बताऊँ तो थर्ड नंबर की प्रॉब्लम क्या थी? थर्ड नंबर की प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही थी कि जो ये लोग थे, इन सभी के अंदर, स्पेशली इस एरिया की बात करूँ, जर्मनी का जो एरिया मैप में देखोगे, यहाँ पे क्या था? हर एक एरिया में, स्पेशली हर एक अलग अलग रीजन में जो मेजरिंग यूनिट थी भी वो भी अलग थी। अच्छा, मेजरिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? जिस फॉर एग्जांपल आप इंच टेप से नापते हैं, स्केल से नापते हैं, तो वहाँ पे उस समय जो कपड़े को मापने की यूनिट, जो मेजर करने की यूनिट होती थी, स्पेशली क्लॉथ को मेजर करने की जो यूनिट होती थी, उसे बोला जाता था एल। क्या बोला जाता था? कैलनी, एल, ELLE, एल।
एलए इज द मेजरिंग यूनिट जो कहाँ पे यूज़ की जाती थी, जर्मनी के अंदर। किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, और फैब्रिक को, कपड़े को मेज़र करने के लिए उसको यूनिट किया जाता था। अब देखो जरा यहाँ पे क्या सिचुएशंस थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं 4 अलग अलग प्लेस के नाम बता रहा हूँ जर्मनी के अंदर। पहले प्लेस का नाम है फ्राइबर्ग। फ्राइबर्ग में अगर आप देखोगे, अगर आप जाके बोलते हो कि मुझे 1 LA कपड़ा दे दो, ठीक है, 1 मीटर या 1 LA कपड़ा दे दो फ्राइबर्ग में, तो फ्राइबर्ग में आपको कितना कपड़ा मिलेगा? फ्राइबर्ग में आपको जो कपड़ा मिलेगा 53.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर आप फ्रैंकफर्ट में जाके बोलोगे तो फ्रैंकफर्ट में जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा मिल जाएगा। फ्रैंकफर्ट में कितना मिल जाएगा? तो फ्रैंकफर्ट में आपको मिल जाएगा 54.7 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर हम जाते हैं, फ्रैंकफर्ट के बाद अगर मेरे पास जो थर्ड नंबर प्लेस का नाम है मैच, देखोगे यहाँ पे अगर हम लोगों को कपड़ा खरीदना है और यहाँ पे आप जाके बोलोगे कि भैया 1 LA दे दे, तो वो कितना देगा LA? वो 1 LA कपड़ा आपको देगा, और वो कितना होगा? वो हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, आप देखो यहाँ पे, सो ये आपका हो जाएगा 55.1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 55.1 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। और वहीं सबसे आखिरी में अगर आप न्यूरेमबर्ग में जाके देखोगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे आपको कपड़ा मिलेगा, फैब्रिक मिलेगा 65.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एरिया में मेजरिंग यूनिट भी अलग अलग है। कोई आदमी अगर फ्राइबर्ग से खरीदेगा तो सबसे कम कपड़ा मिलेगा, और वही आदमी अगर न्यूरेमबर्ग से खरीदेगा तो सबसे ज़्यादा कपड़ा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा? दोनों में अगर आप डिफरेंस देखो जरा, फटाफट कैलकुलेट करो जरा, कहाँ से न्यूरेमबर्ग से जो कपड़ा है उसको माइनस करो, किससे? फ्राइबर्ग से। तो आप देखोगे जरा, अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर कपड़ा जो है एक जगह ज़्यादा मिलेगा और एक जगह कम मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं? दिस ऑल दी आर दी इकोनॉमिकल इसको हम बोल सकते हैं सभी को ऑब्स्टिकल्स। ये सभी क्या है? हर एक बिजनेस के अंदर एक ऑब्स्टिकल्स है उस एरिया के अंदर। मतलब यहाँ पे बिजनेस या बिजनेसमैन अच्छी तरीके से बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कितनी सारी धांधली है यार, सोचे ना जरा। करेंसी अलग अलग है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। सेकंड नंबर पे अगर आप बात करो तो भैया, और रेट भी अलग अलग है। कपड़ा कोई ज़्यादा दे रहा है, कोई कपड़ा कम दे रहा है, तो इतनी माथाफोड़ी कौन करेगा? नॉर्मल बिजनेसमैन तो करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो आज की तारीख में देखो जरा, दुकान खोल के बैठे में वो ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करते, तो फिर ये इतनी ज़्यादा धांधली, इतनी माथाफोड़ी, इतनी प्रॉब्लम, टेंशन कौन क्रिएट करेगा? इससे बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। इसी चीज़ को दूर करने के लिए, इसी ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए क्या करता है प्रशिया? प्रशिया क्यों इनिशिएटिव लेता है? देखो प्रशिया, अगर आप मैप में देखो, मेरे पीछे मैं दिखा रहा हूँ शायद ये ओल्ड मैप है, प्रशिया जो एरिया है ना, इसका प्रशिया का एरिया बहुत ज़्यादा था। और प्रशिया एक इनिशिएटिव लेता है और सभी आसपास की जितनी स्टेट्स है, जितनी किंगडम्स हैं, उन सभी को साथ में लेके आता है और एक यूनियन बनाता है। कौन सी ईयर में बनाता है? 1834 के अंदर एक यूनियन बनाता है सभी लोगों को। तो कौन कौन इस यूनियन को ज्वाइन करती है? ऑल द जर्मन स्टेट, जितनी भी अधिकतम जो जर्मन स्टेट है सभी इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। इस यूनियन का नाम क्या रखा जाता है? इस यूनियन का नाम रखा जाता है कस्टम यूनियन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ज़ॉल्वेरियन। इस यूनियन का नाम है। अब ये यूनियन बनाने के बाद ये लोग क्या करते हैं? ये जो प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, वो सारी प्रॉब्लम को हटा देते हैं। कैसी प्रॉब्लम? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? टैक्स बैरियर की। इन्होंने पूरा ग्रुप बनाया, बोले इस हमारे पूरे एरिया में कोई भी आदमी यहाँ से वहाँ जा सकता है, कोई टेंशन नहीं, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो कितना अच्छा काम हो गया। आप ये 11 जगह टैक्स पे ही नहीं करना है। अब 1000 रुपये का माल खरीदा और 1000 में ही हमारे घर पे आ जाएगा। कितना बेनिफिट हो गया। तो सबसे पहले चीज़ क्या करें उन्होंने, जो टैक्स बैरियर तो उस टैक्स बैरियर को हटा दिया। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे ये लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ जो प्रॉब्लम थी टैक्स बैरियर को हटा दिया। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम थी करेंसी की। आप देखो जरा, इस एरिया में हर एक किंगडम्स की अलग अलग करेंसी थी, मतलब 30 के आसपास करेंसी थी। वो रिड्यूस करके कितने पे लेके आ जाते थे? 2 करेंसी पे। मतलब अब अलग अलग करेंसी ही नहीं है, पूरे देश की एक ही करेंसी कर दी या 2 करेंसी कर दी। जैसे अगर हम बात करें वहाँ की, तो वहाँ पे सभी जगह की कितनी करेंसी थी? जो 30 करेंसी थी पहले, उसको वो कितने पे लेके आ जाते हैं? 2 पे लेके आ जाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस कर देते। प्रॉब्लम थी, इसे भी हटा दिया। थर्ड नंबर पे और ये चीज़ इससे और आगे करते हैं, क्या करते हैं? स्पेशली क्रिएशंस ऑफ रेलवेज का नेटवर्क बना देते हैं। इससे क्या चीज़ हो जाएगी? इससे मोबिलिटीज, मतलब इससे लोगों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना भी बहुत आसान हो गया। देखो अगर रेल होगी, गाड़ी होगी, तो आदमी आराम से जा सकता है। पैदल बोलो उसको जरा, ठीक है यहाँ से वहाँ चले जाए, न्यूरेमबर्ग से हैम्बर्ग, सर 606 किलोमीटर डिस्टेंस से पहुँच जाएगा। गाड़ी है तो आप भी चले जाओगे, ठीक है। तो ये जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो जाने की प्रॉब्लम थी, वो भी बहुत हद तक दूर हो जाती है। और रेलवेज का नेटवर्क बनने के कारण क्या बेनिफिट हो जाता है कि अब लोग और ज़्यादा तरीके से एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स के कारण क्या हो जाता है, ये लोग धीरे धीरे यूनाइटेड हो रहे हैं। देखो जरा, हमें पता नहीं था कि ये लोग कैसे यूनाइटेड हो, लेकिन इन सभी के बीच में एक सेंटिमेंट आ जाता है, एक नेशनल फीलिंग आ जाती है कि अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो हमारा बेनिफिट है। और यही सेंटिमेंट, यही जो बेनिफिट्स दिख रहे थे इन लोगों को, आगे जाके क्या हो जाता है, यही आगे जाके जर्मनी के यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है कस्टम यूनियन जो मैंने समझाया समझ में आया होगा। एक बार मैं इसे क्विक रिकैप भी कर देता हूँ। और सेकंड, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हम याद क्या करें, नोट्स क्या है। देखो नोट्स के लिए मैंने एक मेरा वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल 93 क्वेश्चंस जो है वो अपलोड करे हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उससे सारे क्वेश्चंस याद कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आप लोगों को 39 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब 39 मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो दिए हैं, बाकी और क्वेश्चंस दिए, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चंस ले सकते हो और देख सकते हो। ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि लिबरलिज्म का मतलब हर एक एरियाज के लिए अलग अलग है। इकोनॉमी लिबरलिज्म की हम बात करें तो स्पेशली बात की जा रही है किस चीज़ की, मेंस की, गुड्स की, एक प्लेस से दूसरे तक जाने के लिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा कैसे यहाँ पे अलग अलग करेंसी थी। फिर हम लोगों ने देखा इन लोगों को कितना ज़्यादा टैक्स पे करना था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैक्स बैरियर थे। इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए कौन इनिशिएटिव लेता है, तो रशिया एक इनिशिएटिव लेता है। कौन ज्वाइन करता है, तो ऑल द जर्मन स्टेट्स ज्वाइन करती है। क्या होता है इस कस्टम यूनियन बनने के बाद, तो एंड रिजल्ट इस कस्टम यूनियन बनने के बाद जो एंड रिजल्ट होता है ये होता है कि एक तो टैक्स बैरियर जो थे वो हटा दिए जाते हैं। सेकंड नंबर पे क्या चेंजेस आ जाते हैं, करेंसी को रिड्यूस कर दी जाती है, जो पहले 30 करेंसी थी उसको अब 2 कर दिया जाता है। थर्ड नंबर पे एक और चेंजेस आ जाता है कि अब यहाँ पे क्या हो जाता है, स्पेशली रेलवेज का नेटवर्क सेटअप कर दिया जाता है ताकि लोगों का एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना बहुत ईजिली पॉसिबल हो सके। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और टाइम रहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।